ठीक है, चलिए फिलहाल आज का आपका हो जाएगा क्या है, हमारा अभी क्या है फिलहाल टॉपिक, सिटीजनशिप यानी नागरिकता। ये थोड़ा बड़ा है, मेरे ख्याल से ये 1 घंटा इनफ नहीं होगा, तो हम इसको हो सकता है 2 पार्ट में डील करें। फिलहाल देख लेते हैं सिटीजनशिप। पहला ही पॉइंट आपका हो जाएगा, कौन सा पार्ट है, कहां से कहां तक आर्टिकल है, 5 to 11। अब आपको पता है सिटीजनशिप के आर्टिकल्स 5 से 11, ये रेंज क्यों याद रखनी चाहिए, ऑप्शन कट जाएगा। सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल पूछा गया है और ऑप्शन में दिया गया है 5, 11, 14 और 16, कैसे होगा, 14 कटा, 16 कटा। अब आपको कुछ नहीं भी याद है तो भी पता है कि 5 से 11 तक ही है, समझ में आ रहा है, तो उस चीज के लिए रेंज याद रखा करो। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में किस तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो भारत के हमारे खुद के नागरिक, जिसे क्या कहा जाता है, सिटीजन्स, और दूसरों को क्या कहा जाता है, एलियंस। यहां पर एलियंस का मतलब क्या हुआ है, फॉरेनर्स। आपके पॉलिटी में फॉरेनर्स को क्या कहा जाएगा, एलियंस कहा जाएगा बेटा, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। अब याद रखिएगा एलियंस भी 2 तरह के होते हैं। अच्छा, ये एलियंस मतलब भारत में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एलियंस मतलब वो टूरिस्ट जो भारत में आते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, एलियंस। अब 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बेटा फ्रेंडली एलियंस, एक होते हैं बेटा एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस मतलब किसे कहा जाएगा, ऐसे फॉरेनर्स जिनके साथ भारत का संबंध बहुत अच्छा है, जैसे हो गया अमेरिका, जैसे हो गया रशिया, इनके साथ हमारे पंगे नहीं है। हमारा काफी अच्छा दोस्त है, आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जब भी आता है मोदी के साथ काफी अच्छे से उनके रिलेशन है। तो उस देश के लोग जो भारत में घूमने आएंगे उसे क्या कहा जाएगा, फ्रेंडली एलियंस। अब कोई पाकिस्तानी हमारे भारत में आ गया तो वो कौन से हो जाएंगे, एनिमी एलियंस, ऐसे देश जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। फिलहाल अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्या फ्रेंडली एलियंस और क्या एनिमी एलियंस। कई बार क्वेश्चन आपको क्या बोला जा सकता है कि बताइए किस इंसान के पास आर्टिकल 22 नहीं है, वहां पर कहा जाएगा इंडियन सिटीजन्स, फ्रेंडली एलियंस, एनिमी एलियंस, नन ऑफ दी अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति भारत में आए तो उसके पास आर्टिकल 22 है, नॉट अवेलेबल। अब आर्टिकल 22 क्या है वो बाद में बता दूंगा, फिलहाल इतना समझ में आया, ठीक है। आर्टिकल 22 अभी ही बता देता हूं, आर्टिकल 22 से क्या किया जाता है। आर्टिकल 22 क्या है, फंडामेंटल राइट। ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट। मैंने पहले ही बताया व्हाट इज फंडामेंटल राइट, मूलभूत हक, जिसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, मूलभूत हक। ये आपके कौन से राइट्स होते हैं, राइट्स का मतलब क्या है, हक। ये आपके बेसिक राइट्स है, कौन से राइट्स है, बेसिक राइट्स है जो हर एक इंडियन के पास है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाता है, इसका मतलब तोड़ दिया जाता है, छीन लिया जाता है, इसका मतलब है आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आपसे छीना जाएगा तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। तो आर्टिकल 22 वैसे तो सबको दिया जाता है, लेकिन एनिमी एलियंस को नहीं दिया जाता। और आर्टिकल 22 क्या कहलाता है, अरेस्ट। क्या होता है, आपको अगर कोई पुलिस अरेस्ट करने आ गई तो आपके पास राइट्स होगा कि भाई मैं लॉयर को बुलाना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। तो अगर कोई पाकिस्तानी को अरेस्ट किया, हो सकता है आतंकवादी है, उसको लॉयर बुलाने का मौका तक नहीं देंगे। बस आपके पास ये याद रखना है, आर्टिकल 22 किनके पास नहीं है, एनिमी एलियंस के पास नहीं है। लेकिन किसी अमेरिकन को अगर अरेस्ट किया गया है तो वो लॉयर को बुला सकता है, यानी कि आर्टिकल 22 उसके पास है। आर्टिकल 22 एग्जैक्टली क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये लिखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। चलो एक काम करते हैं, पहले इतना हो चुका हो तो अगला एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं इंग्लिश किसकी अच्छी है। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया आर्टिकल 22 में, डिटेंशन, और एक होता है पुलिस का अरेस्ट करना। देखा जाए तो अरेस्ट और डिटेंशन में बहुत बड़ा फर्क है। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट क्या होता है, इंसान को जुर्म करने के बाद अगर उसको पुलिस आए और धर पकड़े और लेके चली जाए तो वो क्या कहलाएगा, अरेस्ट। डिटेंशन क्या है, वो जुर्म ना करे, हम सिर्फ शक के आधार पर उसको पकड़ के ले जा लेते हैं। अगर हो सकता है आपको लग रहा है यार ये साला शक्ल से ही चोर दिख रहा है, बम फोड़ सकता है, अभी यहां पर गणपति में भैया बम फोड़ देगा, 50-60 लोग मर जाएंगे, साले को पकड़ लो। तो डिटेन करना, इसको क्या कहा जाता है, डिटेन करना। पुलिस आपको डिटेन कर सकती है। अब याद रखिएगा डिटेंशन पावर्स पुलिस के पास क्या है, इसलिए लोग बोलते हैं पुलिस वाले से पंगा कभी मत लेना। पुलिस वाले से पंगा लिए ना बेटा, तो वैसे तो पहला रूल था कि 3 मंथ, यानी क्या कर सकता है वो, आपको बिना किसी को बताए 90 दिन के लिए गायब कर देगा। वांटेड मूवी देखी है किसी ने, सलमान खान, उसमें उसको समुद्र के अंदर ले जा लेते हैं और बोलता है ऐसे कैसे अरेस्ट किया, मेरे को लॉयर बुलाने दे, ये बनाने दे। डिटेंशन के टाइम पे नो लॉयर,
डिटेंशन मतलब बेटा आप गायब। डिटेंशन भी दो तरह का है, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होता है प्यूनिटिव। ये दो अलग अलग शब्द हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, ये आतंकवादी और जिसके पहले से ही क्रिमिनल्स पे होता है। प्यूनिटिव मतलब आप क्या बोल सकते हो उसको कि भाई साहब देखिए हमारे ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, हम बहुत ही ज्यादा शरीफ लोग हैं, हम बड़े कंपनी में काम करते हैं और बहुत आम आदमी हूं। तो उसमें क्या होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन में अगर आपको उसने डिटेन किया है तो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको पता है संविधान में 24 घंटा क्या बोला गया है? एक्सक्लूडिंग जर्नी। मतलब वो आपको गायब करेगा और 90 दिन के बाद ही छोड़ेगा और बोलेगा सर 90 दिन तक हम जर्नी कर रहे थे फ्रॉम, बोले ये तो भाग गया, मध्य प्रदेश गया, फिर तमिलनाडु गया, हम इसके पीछे भाग रहे थे। तो कुल मिला के फिर से बोल रहा हूं, पुलिस के साथ पंगे लेने का नहीं। आप सोचोगे भैया प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर हम आते हैं, बेटा आप दोनों के अंदर आओ या कहीं पे भी आओ, पुलिस पुलिस होती है। तो पुलिस के साथ पंगा नहीं। भाई ने बोला पंगा नहीं मतलब पंगा नहीं। ठीक है, अभी आते हैं फिलहाल बाद में। अच्छा ये डिटेंशन याद रखना, डिटेंशन का आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 22। और आर्टिकल 22 किसके पास नहीं है? एनिमी एलियंस के पास नहीं है। यानी कि हमारे एनिमी एलियंस अभी कौन हो जाएंगे? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, ठीक है। चाइना के साथ भी, वो जो भी चलता रहे, चाइना के साथ फिर भी हम ट्रेड डील कर रहे हैं, ऐसे ओपनली नहीं है, इनडायरेक्ट वे में है। अब आपका हालांकि अभी सिटीजनशिप चल रहा है, लेकिन अब वो चल रही थी तो आपको ये याद रखना है, अभी हम सिटीजन्स की बात कर ही रहे हैं, तो हमारे भारत यानी इंडियंस के पास ऐसे कितने फंडामेंटल राइट्स है। वैसे फंडामेंटल राइट की बात चल रही है तो मैं बताना चाहूंगा ये कौन सा पार्ट है, पार्ट 3। फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक आर्टिकल है? 12 से 35। ये भी मत भूलना, सब लोग लिख लो। फंडामेंटल राइट्स आपके कहां से कहां तक होते हैं? 12 to 35। अब ऐसे कितने फंडामेंटल राइट्स है जो केवल इंडियंस के पास है? आपको ये रट्टा मारना है। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो केवल भारतीयों के पास होता है? तो ये 5 फंडामेंटल राइट में कोई एक ऑप्शन में मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 15, 16, 16 में 6 को घुमाओ बनेगा 19, प्लस 10 कर दो 29, 30। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल इंडियंस के पास है। ठीक है, और याद रखिएगा राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन तो केवल भारत में भारतीय ही लड़ सकता है। ट्रंप आएगा और बोलेगा अब एक काम करते हैं, हम 2 बार वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब हम भारत का राष्ट्रपति बनूंगा, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, 5 आर्टिकल्स मैंने बता दिए हैं। अब बात करते हैं सिटीजनशिप कैसी होती है। सिटीजनशिप वैसे 2 तरह की होती है, एक होती है सिंगल सिटीजनशिप और एक कहलाती है ड्यूअल या डबल सिटीजनशिप। ड्यूअल सिटीजनशिप, भारत में कैसी सिटीजनशिप पाई जाएगी? सिंगल सिटीजनशिप। चलिए अब देख लेते हैं ये किसको याद है। सिंगल सिटीजनशिप हमने ये सोर्स किससे लिया है? ब्रिटेन से, जिसका एग्जांपल क्या था? बीसीएस। बी से बाइकैमरलिज्म, सी से कैग और एस से सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप मतलब आप भारत के नागरिक अलग हो और राज्य के नागरिक अलग हो, ऐसा है? नहीं, आप पूरे भारत में कोई भी आदमी कैसा भी हो, वो सिर्फ एक भारत का नागरिक है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग नागरिक नहीं है। ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा ड्यूअल सिम कार्ड है, एक मोबाइल में 2 सिम। तो वैसे ही अमेरिका, क्वेश्चन बहुत प्यारा वाला बनता है, बताइए ऐसा कौन सा देश है जो ड्यूअल सिटीजनशिप देता है अपने सिटीजन्स को? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फ्रांस। ऐसे तो और भी 50 देश है, लेकिन मैंने 4 बड़े बड़े देश बता दिए। ठीक है, ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब आप उस देश के नागरिक अलग हो और राज्य के नागरिक अलग हो, इसको क्या कहा जाएगा? ड्यूअल सिटीजनशिप। अब आगे देख लेते हैं 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि भारत में कैसी गवर्नमेंट पाई जाती है? फेडरल गवर्नमेंट पाई जाती है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? राज्य की अलग और केंद्र सरकार अलग। फेडरल का मतलब ही होता है बेटा एक तरह से 2, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। फेडरल का मतलब क्या हुआ? आपके लिए एक और चीज बता रहा हूं मैं, अगर मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं ऐसे शब्द आपको पता होने चाहिए। फेडरलिज्म, कई बार अगर वो बंदा मुझसे पूछता, आपने याद है ना वो जोश स्किल्स वाला, बोले कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैंने बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट। अगर मुझे कोई पूछे आज के टाइम पे दूसरा क्वेश्चन पूछो, मैं पूछूंगा व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन 2 और 3 पीपल, मोर देन 2 पीपल। अब देखो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? भारत को संभालने के लिए कौन सा पावर, वहां पर किसकी सत्ता चलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की।
और अब बताइए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पूरे भारत पर राज्य कर सकती है, राज कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए 28 राज्य है तो 28 अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज फेडरल गवर्नमेंट। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए भारत में कैसी गवर्नमेंट चलती है? फेडरल गवर्नमेंट चलती है। फेडरल गवर्नमेंट मतलब केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं। चलो जिले में भी बताता हूं। जिले में जिला परिषद अलग है पूरे जिले के लिए, तालुके के लिए कौन है? पंचायत समिति, गांव के लिए कौन है? ग्राम पंचायत। ये पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने क्या बोला है। हालांकि हमारे संविधान में सरकार कैसी है? फेडरल है, लेकिन सिटीजनशिप, फेडरल मतलब दो सरकार भी, यानी पावर अलग अलग बांटी गई है, लेकिन सिटीजनशिप कैसी चलती है? केवल एक, सिंगल। बट स्टिल इट प्रूव्स ओनली, हाँ हमने क्या दिया है? सिंगल सिटीजनशिप दी है। हमारे अलग से सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है स्टेट के लिए। अदर फेडरल स्टेट्स देखो, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जिसने एडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ डबल सिटीजनशिप या ड्यूअल सिटीजनशिप। ठीक है, ऐसे कौन से देश है जहां ड्यूअल सिटीजनशिप चलता है? एक हो गया आपका ए फॉर अमेरिका, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, एक हो गया आपका यूके, फिर हो गया आपका फ्रांस। इसके अलावा चलो एक काम करो, स्विट्जरलैंड। 5 देश मैंने बता दिया। स्विट्जरलैंड, ऐसे 5 कंट्रीज मैंने बताइए जहां कौन सी सिटीजनशिप चल रही है? ड्यूअल सिटीजनशिप चल रही है। वहां पर आप देश के नागरिक अलग हो, स्टेट के नागरिक अलग हो। ये समझना ही तो है भारत में कैसी नागरिकता चलती है? सिंगल सिटीजनशिप। और ऐसे कौन से देश है? आपको लिखते वक्त नोट्स में क्या लिखना है? ऐसे कौन से देश है जहां ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है? बस वो 5 देश लिख लो। 2 ही लाइन लिखनी है और कुछ नहीं, वो तो बाकी समझाने के लिए बताया। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पहले हम देख लेते हैं। यही चीज दिमाग खराब कर देगी, और मैं देखूंगा कौन सा इंसान है यहां जो मुझे ये एक बारी में बता सकता है। मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। आर्टिकल कहां से है सिटीजनशिप का? 5 से लेकर 11 तक। मैंने पूरा एक पेज में वो खत्म करने की कोशिश की है। ठीक है, आर्टिकल 5 क्या बोलता है? सिटीजनशिप ऑफ एट द, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ, ये ऑफ द नहीं है, एट द है। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं फिर से बताता हूं, यहां पर एक कठिन शब्द आपके लिए आया होगा, कमेंसमेंट। इसका मतलब होता है बिगिनिंग, बिगिनिंग। ठीक है, शुरुआत। यानी कि क्या होता है आपको यहां पर 5 से लेकर 11 तक क्या है? सिटीजनशिप से रिलेटेड ही आर्टिकल्स है। पहला आर्टिकल बोल रहा है आप भारत के नागरिक कहलाओगे बाय बर्थ। पैदा होते बरोबर, बिगिनिंग से ही आप क्या कहलाओगे? भारत के सिटीजन कहलाओगे। इसमें अलग अलग कंडीशंस है, हम डिटेल में बाद में देखने वाले हैं। बट स्टार्टिंग में अभी मैं क्या बता रहा हूं, आप सिटीजन हो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जब से लागू किया गया है तभी। और हां, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान कब लागू हुआ पूरे देश में? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, शुरुआत कब हुई हमारे संविधान की? 26 जनवरी 1950। ये इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, पूरा संविधान पूरे देश में। अब आते हैं आर्टिकल 5वां, बहुत आसान है। सिटीजनशिप, आप लोग ना कमेंसमेंट वर्ड नहीं भी यूज किए, बिगिनिंग यूज किए तो भी चलेगा। सिटीजनशिप एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पक्का? पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 और यहां पर आर्टिकल 7 ही गायब कर दिया इन लोगों ने, इतना वाह। आर्टिकल 7 भी है। आर्टिकल 6 और 7 में ज्यादा फर्क नहीं है, लाइन पूरी सेम होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर 2 लोग मिले, पाकिस्तान और भारत, दोनों खाना खाने के लिए एकदम दावत बुलाई गई है। पाकिस्तान ने हमारे लिए खाने की थाली लाया और हमने पाकिस्तान के लिए खाने की थाली लाए। पहले आप मुझे ये बताइए, हमारे हिसाब से पहले कौन खाना चाहिए? पहले पाकिस्तान। भैया अब पता चला हमको खाने के लिए बोल रहे हैं, हम बोले क्या पता जहर वहर मिला हो भैया, हम निपट जाएंगे। तो आपको बस ये याद रखना है, आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? राइट्स ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया। मतलब हम पहले दावत दे रहे हैं उनको कि पाकिस्तान वाले पहले तुम आओ, पहले तुम खाओ, फिर हम खाएंगे। ये चीज समझ में आई? आर्टिकल 6 और 7 बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन कंफ्यूजन कैसे मिटाना है? पहले हम बोलेंगे पहले तुम आओ फिर हम आएंगे। अब देखो आर्टिकल 6 में पढ़ रहा हूं। राइट्स मतलब क्या होता है? हक। क्या होता है? हक। राइट्स ऑफ सर्टेन पर्संस, कुछ लोगों का हक। हु माइग्रेटेड टू इंडिया, मतलब हम पहले किसको बुलाएंगे? पाकिस्तान से लोगों को भारत में बुलाएंगे। माइग्रेटेड मतलब स्थल, स्थल हिंदी में जो भी, स्थलांतर। सही? हाँ, कुल जाके उस देश से बुलाना। माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखो, राइट्स ऑफ सर्टेन पर्संस मतलब कुछ लोगों के हक जो माइग्रेट कर रहे हैं टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इतना मतलब समझ में आ गया? वन लास्ट टाइम बता रहा हूं, आर्टिकल 6 क्या है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, क्या हम उनको सिटीजनशिप देंगे या नहीं? यह आर्टिकल क्या बोल रहा है?
6 बोल रहा है। आर्टिकल 5 क्या था? आप लोग बेटा सिटीजन हो जैसे ही पैदा हो जाते हो, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 क्या बोल रहा है? ऐसे लोग जो माइग्रेट किए हैं, मतलब भारत में आए हैं, कहां पर? पाकिस्तान से, क्या वो सिटीजन बन सकते हैं कि नहीं, वो हम डिटेल में देखेंगे। ये किससे आर्टिकल क्या डील करता है? 7। अब आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु इज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। ये समझ में आया? आर्टिकल 6 क्या था? पाकिस्तान से लोग जो भारत आए हैं, क्या उनको नागरिकता मिलेगी या नहीं। 7 क्या बोलता है? जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं और वो वापस आना चाहते हैं, ऐसा होगा ना, जब भारत आजाद हो रहा था तो कुछ लोग थे जो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, दिन रात मारा और जबरदस्ती बोला होगा कि भैया इस्लाम में कन्वर्जन करो, मोमेडियन बनिए आप, क्योंकि ये इस्लामिक देश है। हमने क्या बोले? अगर आप बुद्धिज्म हो तो आप अपनी पूजा करो, अगर आप जैनिज्म हो तो आप अपनी पूजा करो, अगर आप सिख हो तो आप अपनी पूजा करो। हमारे भारत में जबरदस्ती किसी का कन्वर्जन नहीं करा रहे थे। तो कुछ लोग जो पाकिस्तान चले गए थे, वहां से वापस आना चाहते थे और भारत का नागरिक बनना चाहते थे, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 7। अब तक समझ में आया? अब आर्टिकल 8 देखते हैं। राइट्स मतलब फिर से हक की बात कर रहा है। राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रिसाइड, रिसाइड मतलब रहना, रहना, हु इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब ऐसे लोग जो भारत, मतलब मान लीजिए किसी के पप्पा लोग, जैसे मैं मान लेते हैं मैं भारतीय हूं, हम भाई साहब चले गए अमेरिका, वहां पर हमारा बेबी डिलीवर हो गया। अब वो भी तो भारत, नॉर्मल सी बात है, उसको भी तो इंडियन सिटीजन कहलाना होगा। तो वो कैसे सिटीजन बनेगा? क्या वो सिटीजन बन सकता है कि नहीं? वो कौन सा आर्टिकल डील करेगा? 8वां। हम ना अब तक 8 को फिर से समअप करते हैं एक बार, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आर्टिकल 5 क्या है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं वो लोग सिटीजन बन पाएंगे कि नहीं, वो उसके अंदर पता चलेगा। पार्ट 7 क्या बोलता है? जो भारत से पाकिस्तान गए हैं और वो वापस आके सिटीजन बनना चाहते हैं, तो क्या वो बन पाएंगे कि नहीं। और 8वां क्या बोलता है? ऐसे व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन वाले हैं, मतलब मैं इंडियन हूं और अगर मेरा बेबी कहां डिलीवर होता है, पैदा होता है आउटसाइड इंडिया, तो क्या वो भारत का सिटीजन बन पाएगा कि नहीं। इतना समझ में आया? अब आर्टिकल 9 की बात करते हैं। पर्सन, ऐसे लोग जो वॉलंटरीली एक्वायर्ड द फॉरेन सिटीजनशिप, ठीक है, नॉट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी और देश की नागरिकता को अपना ली है, वो हमारे देश का नागरिक नहीं कहलाएगा, उसकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, वो डबल सिटीजनशिप हो गया। समझ में आ गया? दो देशों की सिटीजनशिप चलती ही नहीं है, हमारे भारत में सिंगल सिटीजन है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल बताता हूं, अक्षय कुमार। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आलिया भट्ट। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कादर खान। ठीक है, ये लोग, कादर खान कनाडा का सिटीजन है, अक्षय कुमार इंग्लैंड का, ब्रिटेन का सिटीजन है, और आलिया भट्ट भी आपकी ब्रिटेन के सिटीजन है। कुछ लोग तो वो भारतीय सिटीजन नहीं है, आर्टिकल 9 के तहत उनकी नागरिकता छीन ली गई। बस आपको ये याद रखना है। अब तक समझ में आया? ठीक है। पर्सन, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? अपने, अच्छा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना। चलो मैं रेड पेन से कर देता हूं, रेड आपका, ये चीज को हाईलाइट करूंगी। ऐसे लोग जो अपने मर्जी से किसी देश की नागरिकता को अपनाएंगे, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। वॉलंटरीली मतलब अपनी मर्जी से। इसका एक एक्सेप्शन बताता हूं, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। वो बेटा सचिन तेंदुलकर कहां का नागरिक है? इंग्लैंड का, लेकिन फिर भी हमने नहीं छीने। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन से वहां की नागरिकता नहीं लिया है। उसने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, सब कुछ किया, तो उस देश के ने क्या किया, इंग्लैंड ने क्या किया, बोला आपने इतना ज्यादा अपने देश को दिया है, आपने इतना अच्छा क्रिकेट खेला है, आपका स्वागत है, आप कभी भी इंग्लैंड में आइए, आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं रहेगी, हम आपको नागरिकता दे रहे हैं। मतलब उसने लिया नहीं है, उसको दिया गया है। यह चीज समझ में आ रही है? वो किस शब्द के कारण? वॉलंटरी के कारण उसकी नागरिकता नहीं छीनी गई। इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल बताता हूं, हमारे शाहरुख खान नहीं बेटा, वो इंडियन, दुबई, हाँ वॉलंटरली, अच्छा वो हो सकता है, मेरे को देखना पड़ेगा। बट इसका एक हमारे राष्ट्रपति है, बंगाली थे, कौन थे वो? बंगाली फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, आपको पता है, मैं तो लिख के दे रहा हूं, ये देश का किसी ने नाम तक नहीं सुना होगा। किसी ने नाम सुने? अब इसका प्रोनाउंसिएशन भी सोचिए, कोटे डी आइवोर या आइवोरे,
जो भी होगा, ये एक अफ्रीकन देश है। कौन सा देश है? एक अफ्रीकन देश है। इन्होंने क्या किया है, एक बार हमारे देश के कौन थे, प्रणब मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे। वो उस देश में गए, वहां के देश के प्रधानमंत्री से बात किए, और बात करते करते उसको इतना मजा आया, उसको लगा यार क्या बंदा है। तो एक काम करते हैं, ऐसे लोगों को भारत में, यहां हमारे देश में आते रहना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए, फ्रेंडशिप अच्छी रहनी चाहिए। तो अपने देश की नागरिकता उसको सौंप दिया। तो याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपका प्रणब मुखर्जी भी है, जिसको कितने देश की नागरिकता मिली है? 2 देशों की। आपका आर्टिकल 10 क्या है? कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। मतलब आपकी नागरिकता लगातार जारी रहेगी, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। और वो चेंज कौन करेगा, कौन मुझे बताएगा? नागरिकता में आपके रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। याद रखना, कोई एक आदमी तो बना नहीं सकता। पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना। ठीक है, संविधान को, एक मिनट रुकिए, 11वां नंबर पहले देखिए। पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। बाय लॉ, ये आपका आर्टिकल 11 है। पहले पिछला वाला देखना है, ये आपका पिछला वाला लिख लीजिए आपको। अब इंपॉर्टेंट कमिटीज भी बाकी है। थोड़ा बहुत हमने बैकग्राउंड सिनेरियो देख लिया कि हमने कुछ राज्यों को भारत में कैसे जोड़ा। अच्छा याद रखिएगा, 552 जो हमने प्रिंसिपल स्टेट भारत में जोड़े हैं, किसने जोड़वाया? सरदार पटेल ने। ऐसे जो 549 थे ना, वो 549 भारत से नहीं जुड़ने वाले थे। सरदार पटेल कमची लेके गए थे, बोलते थे किधर जाएगा, बोलते थे उधर, बोले चल इधर, फिर वो धीरे धीरे आते थे। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा, मतलब एक बात बताइए, ये जो जोड़ा गया हमारे कितने राज्यों को, 552 राज्यों को, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाएगा? यूनिफिकेशन। यूनिफाई किया, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब बेटा सब पूरे अलग अलग राज्यों को जोड़ा गया। अब एक बात बताना चाहेंगे, इन 552 राज्यों को जोड़ने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक निकनेम दिया गया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। अब ये बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? बिस्मार्क नाम का एक फ्रीडम फाइटर था, जो कि कहां का था? इटली का था। सेम उसने जो काम यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, उसने इटली में किया था, अलग अलग राज्यों को जोड़ा था। तो दोनों के कार्य सेम थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया तो सबको पता होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कमिटी। मतलब मैं ये बात बता रहा हूं, ये वही कमिटी है जिसका रिलेशन किससे है? डायरेक्ट राज्यों से है। याद रखिएगा, सबसे फेमस और सबसे प्यारा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? भारत की पहली लिंग्विस्टिक या भारत की पहली स्टेट कमेटी, ऐसी कमेटी जो भारत को राज्यों के लिए बनाई गई थी, स्टेट्स के लिए उसने रिकमेंडेशन करने के लिए बनाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसके धर कमेटी। एसके धर कमेटी को कब बनाया गया? 1948। भारत आजाद कब हुआ? 1947। अब इनको अपॉइंट किया गया और इनको एक प्रश्न पूछा गया कि क्या भारत में जो राज्य हम बना रहे हैं उनको भाषा के आधार पर बनाना चाहिए? समझ में आ रहा है? यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाना चाहिए। तो इन्होंने रिजेक्ट किया था। याद रखिएगा, ये कौन सी कमेटी है? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी। याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा। भाषा के आधार पर, प्रोविंस का मतलब क्या होता है? राज्य, स्टेट। उस जमाने में अंग्रेज लोग भारत को स्टेट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोविंस। जैसे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर मतलब यूनाइटेड, मतलब आपका हो जाएगा नॉर्थ, और यहां पर पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब क्या हो गया? प्रदेश। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक, भारत की पहली लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी कौन सी हो जाएगी? एसके धर। अपॉइंट कब किया गया? 17 जून 1948 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? 6 महीने के अंदर, जून में आई और दिसंबर में अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दी। उस रिपोर्ट में इसने क्या रिकमेंडेशन दी? यहां पर रिकमेंडेशन का हिंदी में मतलब क्या होगा? रिकमेंडेशन का मतलब क्या है? सुझाव देना। ठीक है, उसने क्या सुझाव दिया कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, मतलब हमारे भारत में जो और मतलब स्टेट्स बनाए जाएंगे, दैट शुड बी बेस्ड ऑन, उसको कैसे बनाना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, लिंग्विस्टिक फैक्टर के हिसाब से नहीं। ये बहुत कठिन लाइन है, इसको और आसान भाषा में बता देता हूं। उन्होंने क्या बोला? भारत में जो राज्य बनाए जाएंगे उसको भाषा के आधार पर नहीं बनाना चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर बनाना चाहिए। किसके आधार पर बनाना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है?
आपने देखा होगा कई राज्य बहुत बड़ा हो जाता है जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कंट्रोल करना। तो ऐसा राज्य जो बहुत बड़ा हो चुका है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो ना। समझ में आ रहा है? तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे राज्य बनने चाहिए। किसके बेसिस पे नहीं बनने चाहिए? लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बनने चाहिए। इन्होंने क्या किया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्य बनाने का जो आइडिया था उसको कैंसल आउट किया, रिजेक्ट किया। आपको पता है प्रश्न क्या पूछा जाएगा? बताइए कौन सी ऐसी कमिटी है जिसने बोला था भाषा के आधार पर भारत में राज्य नहीं होने चाहिए? आंसर क्या हो जाएगा? एस के धर। और एस के धर कमेटी के जो चेयरमैन थे उसका नाम ही एस के धर है, यानी कमेटी का नाम उसी के नाम पर होता है जो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी सेकंड कमेटी आज की। पहली कमेटी कौन सी थी? एस के धर कमेटी। अब दूसरी है जेबीपी कमेटी। अब जेबीपी में बेटा टोटल 3 नाम है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ता भी सीतारमैया। वो नीचे मैंने नाम लिख के रखे होंगे, ये देखो नाम लिखा ही है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ता भी सीतारमैया। अब देखिए पहले एस के धर फिर से लिख देता हूं ताकि आपका रिकॉल हो जाए। एस के धर कमेटी कब अपॉइंट हुई थी? 1948। उन्होंने क्या रिजेक्ट किया? भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हुआ पूरे भारत लेवल पे। उन्होंने बोले नहीं, भाषा के आधार पर तो राज्य बनना चाहिए। तो एक काम की गवर्नमेंट ने एक और बार कमेटी बनाई और इस कमेटी को इस बार दूसरी कमेटी बनाई जिसका नाम है जेबीपी कमेटी, और इनको पूछे क्या भाषा के आधार पर हमको राज्य बनाना चाहिए? तो इन्होंने बोला, अब आगे देखते हैं क्या बोला। अपॉइंट कब की गई थी? अप्रैल 1949 में। यह भी कौन सी कमेटी है? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी। दूसरी चीज, इस कमेटी ने क्या की, एसके धर कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी दिसंबर 1948 में, पहले तो उसको पढ़ी, उसने सोची कि उसने क्यों रिजेक्ट किया, और उसके बाद इन्होंने अपना एक डिसीजन सुनाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी, दिस कमेटी ऑल्सो रिजेक्टेड, इन्होंने भी बोला भाषा के आधार पर कमेटी नहीं बनना चाहिए। बस सिंपल हो गया। अब आपको यह याद रखना है इसके बाद क्या हुआ। इन्होंने जब ये बैक टू बैक दो कमिटीज ने जब मना कर दी कि बेटा भाषा के आधार पर स्टेट नहीं बनेगा, तब एक आदमी की एंट्री होती है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक यहां स्ट्राइक है, ये 56 दिनों तक 56 भोग खाने का मौका ठुकरा दिए भाई साहब ने। मतलब 56 दिन तक लगातार हंगर स्ट्राइक किया। किसने? पोटी श्रीरामुलु ने। नाम लिख लीजिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। यही आदमी है, यही सुपर हीरो है जिसके कारण भारत का पहला लिंग्विस्टिक राज्य बनेगा आगे जाके, आंध्र प्रदेश। इसे कहा जाता है द फादर ऑफ आंध्र प्रदेश। यानी अगर ये भाई साहब नहीं होते तो आंध्र प्रदेश भी नहीं होता। ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा? पोट्टी श्रीरामुलु। बेटा पोट्टी मत लिख देना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जैसे डेथ हुई 3 दिन के अंदर यह डिक्लेयर कर दिया गया कि भारत का पहला लिंग्विस्टिक राज्य बनाया जाएगा। बनाया जाएगा, तुरंत नहीं बना था, बनाया जाएगा, यह डिक्लेयर कर दिया गया था। अब देख लीजिए पोट्टी श्रीरामुलु कौन है? ये एक इंजीनियर रह चुके हैं और इसे क्या कहा जाता है? फाउंडिंग फादर ऑफ आंध्र प्रदेश। और भारत का पहला लिंग्विस्टिक राज्य यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश था। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953। लिख लीजिए। अच्छा, आपको ये ना गूगल पे कई सारे जगह गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी कि 56 दिन तक नहीं था, 58 दिन तक था। अब अकॉर्डिंग टू एम लक्ष्मीकांत, जो ऑथेंटिक सोर्स होता है, उसके अनुसार उन्होंने कितने दिन तक भैया भूख हड़ताल की थी? 56 दिनों तक भूख हड़ताल उन्होंने की थी। दो चीज मैं फिर से रिपीट करता हूं, भारत का पहला लिंग्विस्टिक कमिटी कौन सी हो जाएगी? एस के धर। और भारत का पहला लिंग्विस्टिक राज्य आंध्र प्रदेश। यह है आपका रेलवेज का क्वेश्चन, भारत का पहला लिंग्विस्टिक राज्य। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। आते हैं हमारे तीसरी कमेटी पर। हमारी तीसरी कमेटी कौन सी है? फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी देखो कब अपॉइंट की गई, देखो तीसरी कमेटी है और नाम में क्या गया? 53। फाइनली ये कमेटी ऐसी है जो एक्सेप्ट कर लेगी। बंद हो गया था, चलिए ठीक है। हाँ, फजल अली कमेटी कब बनाई गई थी? 1953 में। 3 मेंबर कमेटी है, इसके अंदर फिलहाल 2 मेंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद ये तो भैया फजल अली हमारे कौन हो जाएंगे? चेयरमैन साहब हो जाएंगे। और दूसरा आप ये याद कर सकते हो, के एम पानीकर। क्या हो जाएगा? के एम पानीकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य रह चुके हैं, के एम पानीकर। चलिए फिलहाल
इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? 1955 में। और इन्होंने क्या रिकमेंड किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्होंने रिकमेंड क्या किया है? इन्होंने रिकमेंड किया कि भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी बनाने चाहिए। ठीक है, यानी भारत को राज्यों में डिवाइड कर दो, यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दो। हालांकि इनका रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होगा कि नहीं आपको आगे पता चलने वाला है। इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया? इन्होंने एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य तो बनने चाहिए, बट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट। इन्होंने बोला भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, बट एक भाषा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका हर एक भाषा के लिए एक एक राज्य बना दो। ठीक है, अदरवाइज हमारे भाषा बेटा बहुत सारी होती है, 300 से ज्यादा भाषाएं हो जाएगी, 1000 से ज्यादा भाषाएं होगी, 1000 पार्ट बनाना पड़ेगा हर राज्य। ठीक है, और इसी के साथ इनके रिकमेंडेशन के अनुसार हमने एक एक्ट पास किया। ये एक्ट याद रखिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ये एक्ट बताइए किसके कहने पर बनाया गया? आंसर क्या हो जाएगा? फजल अली कमेटी। इस एक्ट में हमने भारत को कितने राज्य दिए? 14 राज्य दिए और 6 यूनियन टेरिटरी दिए, लेकिन उन्होंने रिकमेंड क्या किया था? 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, बट हमने बनाया कितना? 14 राज्य बनाया और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया।